बेस थ्योरम में आपका क्वेश्चन नंबर 10 तक मैंने कराया था। एक्सरसाइज था 13.3। क्वेश्चन नंबर 10 तक मैंने कराया था और मुझे 11 वाला क्वेश्चन आपका कंटिन्यू करना था। ठीक है, तो पहले तो 11 वाला क्वेश्चन सुनोगे। एक व्यावसायिक निर्माता के पास ए बी सी 3 मशीन ऑपरेटर हैं। प्रथम मशीन ए 2% खराब सामग्री उत्पादित करता है। ऑपरेटर बी और सी 4 और 8% खराब सामग्री उत्पादित करता है। तो देखो, 3 मशीन ऑपरेटर है। हमने मान लिया E1 जो है वो मशीन ए है और E2 हमने मान लिया वो मशीन बी है और E3 हमने मान लिया वो मशीन सी है। ठीक है, मशीन ए का उत्पादन मैंने क्या माना है? ये माना मशीन ए का उत्पादन है, उत्पादन उसको ए माना, बी के उत्पादन को मतलब मशीन बी के उत्पादन को E2 माना और मशीन सी के उत्पादन को मैंने E3 माना। 3 इवेंट माने मैंने, 3 प्रकार से इवेंट माने। हमने माना कि जो E1 है वो मशीन ए के उत्पादन को रिप्रेजेंट करता है, E2 है वो मशीन बी के उत्पादन को रिप्रेजेंट करता है और मशीन सी है वो सॉरी E3 है जो मशीन सी के उत्पादन को रिप्रेजेंट करता है। मतलब क्या हुआ कि कोई कारखाना में 3 प्रकार की मशीनें लगी हुई हैं। ठीक है, तो अब 3 प्रकार की मशीनें लगी हुई हैं तो तीनों प्रकार की मशीनों से हमें क्या होगा? उत्पादन होगा। तो अब 3 प्रकार की मशीनों से उत्पादन होगा तो हम कैसे कहें कि कौन सी मशीन से क्या उत्पादित हुआ, क्या क्या बना? तो हमने क्या क्या बोला कि जो इवन टाइप के प्रोडक्ट है वो मशीन ए से बने, जो E2 टाइप के प्रोडक्ट है वो मशीन बी से बने, या टोटल मतलब कह सकते हैं कि जो प्रोडक्ट ए ने बनाया उसको E1 बोला। मतलब आपकी लैंग्वेज है, आप कैसे भी उसको मैनेज करके बोल सकते हैं। ऐसे ही E3 को हमने क्या बोला है कि मशीन सी द्वारा उत्पादन। ठीक है, अच्छा जब उत्पादन होगा, चीजें बनेंगी, प्रोडक्शन होगा तो फिर वो चीजें खराब भी होंगी। तो उन्होंने ऐसा भी बोल रखा है कि जो टोटल उत्पादन है उसमें से कुछ परसेंट सामग्री खराब भी हो जाती है। तो हम खराब सामग्री को भी रिप्रेजेंट कर देते हैं ई द्वारा। हमने बोल दिया कि ई जो है वो खराब उत्पादन करता है। क्या करता है? खराब उत्पादन। जो ई है वो खराब उत्पादन है। E1 है वो मशीन ए का उत्पादन है, E2 है वो मशीन बी का उत्पादन है, E3 है मशीन सी का उत्पादन है, ई है वो खराब उत्पादन है। ठीक है, अच्छा आगे उन्होंने क्या बोला है कि कार कार्य पर मतलब पूरे वर्किंग में ए कुल समय का 40% लगाता है, बी कुल समय का 35% लगाता है और सी कुल समय का 25% लगाता है। अच्छा, मशीन ए के उत्पादन पर लगा समय बोलो यार इसको, क्योंकि जो परसेंटेज दिया है वो समय के साथ दिया है। तो ऐसी बोल दो, मशीन बी के उत्पादन पर लगा समय, मशीन सी के उत्पादन पर लगा समय। ठीक है, तो ए के उत्पादन पे जो लगा समय है, मशीन ए ने जो समय लगाया है, जो उसने वर्किंग की है वो 40% की है। मशीन बी ने जो वर्किंग की है वो कितने की है? कुल समय का 35% किया है और मशीन सी ने जो वर्किंग की है वो कुल समय का 25% किया है। तो हम पहले तो निकालेंगे मशीन ए ने कुल वर्किंग में जितना समय लगाया है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो मशीन E1 ने कुल वर्किंग में 45% सॉरी 40% का समय लगाया है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 40/100। मशीन E2 ने कुल वर्किंग का कितना समय लगाया है, टोटल वर्किंग में जो समय लगा उसका 35% इन्होंने खपाया है, तो इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 35/100। और E3 ने जो समय लगाया है, E3 ने उन्होंने टोटल का 25% लगाया है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 25/100। ठीक है, इसके बाद उन्होंने क्या बोला,
यदि एक खराब सामग्री उत्पादित है तो उसके ए द्वारा उत्पादित होने की वैधता। इसके साथ साथ उन्होंने कुछ और भी दिया है, पहले वो समझो। उन्होंने बोला है कि मशीन ए 2% खराब सामग्री उत्पादित करता है। मतलब उत्पादन मशीन ए का है, मतलब E1 ने किया, E1 द्वारा हुआ, और सामग्री खराब है, उसको मैंने ई माना। ऐसी उत्पादन सपोज करो E2 वाला है और खराब है, सपोज करो उत्पादन E3 वाला है और खराब है। क्योंकि खराब उत्पादन का भी परसेंटेज हमको पता है, क्योंकि मशीन जब प्रोडक्शन करेगा तो उसमें कुल कुल जो प्रोडक्शन होगा उसमें कुछ चीजें खराब होंगी। तो वही उन्होंने बोला है कि E1 ने कुछ चीजें खराब की हैं। तो E1 ने चीजों को खराब किया, E2 ने चीजों को खराब किया, E3 ने चीजों को खराब किया। E1 का प्रोडक्शन जो खराब है वो E गिवन E1 से रिप्रेजेंट किया। E गिवन E2 का मतलब है कि E2 का प्रोडक्शन है वो खराब है। E गिवन E3 का मतलब है प्रोडक्शन E3 का है और खराब है। ठीक है। तो E1 मतलब पहली वाली मशीन का जो प्रोडक्शन है वो 2% खराब है। इस बात की प्रोबेबिलिटी को लिखेंगे 2/100। ठीक है। दूसरी मशीन का जो प्रोडक्शन खराब है वो 4% है, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी को लिखेंगे 4/100। और तीसरी मशीन का जो प्रोडक्शन खराब है वो है 8%, इसको लिखेंगे 8/100। एक बार इस क्वेश्चन को हम फिर से समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला कि कोई कारखाना है, उसमें 3 प्रकार की मशीनें लगी हुई हैं। टोटल जो वर्किंग चल रही है उसमें टोटल वर्किंग का जो उन्होंने बोला है कि 40% ए ने वर्किंग की है, 35% बी ने वर्किंग की है, 25% सी ने वर्किंग की है। ठीक है। अच्छा, तो ए ने जो वर्किंग की है उसको मैंने E1 माना, बी ने जो वर्किंग की है उसको मैंने E2 माना, और सी ने जो वर्किंग की है उसको मैंने E3 माना। वर्किंग के बाद देखा गया कि जो प्रोडक्शन हो रहा है उसमें चीजें खराब भी हो रही हैं, तो हमने खराब प्रोडक्शन को ई माना। ठीक है। अब जो प्रोडक्शन में जो टोटल समय ए द्वारा लगा है उस बात की प्रोबेबिलिटी को हम लोग लिखेंगे P E1, क्योंकि ए का जो प्रोडक्शन पर लगा जो समय है उसको E1 से रिप्रेजेंट किया। तो प्रोबेबिलिटी जो आपका समय था वो परसेंटेज में था, उसको प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट किया। ऐसे ही E2 का समय जो था वो परसेंटेज में था, मतलब हमने प्रोबेबिलिटी में रिप्रेजेंट किया परसेंटेज से, 100 का डिवाइड करके। ऐसे ही ये वाला भी परसेंटेज में था, 100 का डिवाइड किया, प्रोबेबिलिटी बनाया। ऐसे ही तीनों मशीनों से जो खराब प्रोडक्शन हुआ उसका परसेंटेज था, उसका प्रोबेबिलिटी निकाल लिया। इतनी इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। अब हमें यहाँ पे जो फाइंड करना है वो देखो हमें क्या करना है। फाइंड करना है कि यदि एक खराब सामग्री उत्पादित है, मतलब उन्होंने देखा कि कोई सामग्री है वो खराब है, कोई प्रोडक्शन, कोई एक उन्होंने सामान उठाया वो खराब है। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है कि वो मशीन ए द्वारा उत्पादित की गई है। तो मशीन ए द्वारा उत्पादित की गई है मतलब E1, इस बात की हमें प्रोबेबिलिटी उसमें निकालनी है। तो इसके लिए तो सीधा बेस थ्योरम में आएगा, जैसे ऊपर E1 है तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन E1 अपॉन में आएगा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन E3। बस यहाँ पे सारी की सारी वैल्यू पुट करोगे, फाइनल आंसर आ जाएगा। सारी की सारी वैल्यू आपके पास है, वो यहाँ पे आप लोग पुट करोगे। और मैंने इससे पहले भी जब बेस थ्योरम के क्वेश्चन करवाए थे तो मैंने बोला था कि कैलकुलेशन तो तुम लोग खुद ही करोगे, क्योंकि कैलकुलेशन कराने का मेरा कोई मतलब नहीं है। ठीक है। देखो नेक्स्ट क्या है।
क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में उन्होंने बोला 52 ताशों की गड्डी में से एक पत्ता खो जाता है और शेष पत्तों में से दो पत्ते निकाले जाते हैं जो हुक्म के पत्ते हैं। जो हुक्म के पत्ते हैं तो खोए हुए पत्ते के हुक्म होने की प्रायिकता। तो देखो यहाँ पे 83 गड्डी में से एक पत्ता खो जाता है, तो हम लोग दो इवेंट मानेंगे, पहला E1 और दूसरा E2। हमने पहला इवेंट माना कि खोया हुआ पत्ता हुक्म हो, और दूसरा इवेंट माना मैंने खोया हुआ पत्ता हुक्म ना, क्योंकि दोबारा में जो पत्ता निकालना है वो हुक्म का ही निकालना है। तो वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि पहली बार में जो पत्ता खोया हुआ है, जो पहले पत्ता खो चुका है, वो हुक्म का था या नहीं था। उसी की बेस पे दूसरी बार में हम निकाले गए पत्तों के हुक्म होने की प्रायिकता को डिसाइड कर पाएंगे। तो मैंने क्या किया कि ताशी गड्डी से 52 पत्तों में से जो एक पत्ता खोया है उसमें मैंने दो इवेंट माने कि E1 क्या माना कि वो खोया हुआ पत्ता हुक्म का है और E2 माना कि खोया हुआ पत्ता हुक्म का नहीं है। फिर उन्होंने क्या बोला कि शेष पत्तों में से दो पत्ते निकाले जो हुक्म के हैं। तो उन्होंने क्या, एक नया इवेंट हमने और माना ई कि शेष पत्तों में से निकाले गए दोनों पत्ते हुक्म हों। शेष पत्तों में से निकाले गए दोनों पत्ते कैसे हों, हुक्म हों। तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 निकालेंगे। तो खोया हुआ पत्ता अगर हुक्म का है तो हुक्म के 13 पत्ते हैं, 13 में से कोई ना कोई पत्ता खो जाएगा। तो 13 पॉसिबिलिटी है पत्ता हुक्म के खोने की और टोटल पॉसिबिलिटी है 52। अच्छा, हुक्म का नहीं खोया, इस बात की अगर प्रोबेबिलिटी की हम बात करें, हुक्म का नहीं खोया तो पान खोया होगा, चिड़ी खोया होगा या ईट खोया होगा। तो हुक्म को छोड़कर बाकी 39 में से कोई पत्ता खोया होगा, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 39 बटे कितना, 100। चलिए, अब उन्होंने क्या बोला कि शेष पत्तों में से दो पत्ते निकाले जाते हैं। शेष पत्तों में से दो पत्ते निकाले जाते हैं। तो अब हमने क्या किया कि पहला पत्ता सपोज करो हुक्म का है, खोया हुआ, और शेष पत्तों में से मैंने दो पत्ते निकाले और दोनों हुक्म के हैं। इसको समझना गौर से। तो E1 इवेंट हो चुका है। E1 इवेंट होने का मतलब है कि जो पत्ता खोया है वो हुक्म का खोया है। शेष 51 में से मैंने दो पत्ते निकाले, वो दोनों हुक्म के हैं। तो हुक्म के टोटल पत्ते 13 थे, एक खो गया है। तो उन 51 में केवल 12 पत्ते ही हुक्म के बचे। उन 12 में से हम दो पत्ते हुक्म के निकालेंगे तभी वो दोनों हुक्म के होंगे। तो शेष पत्तों में से 12 ही हुक्म के हैं और 12 में से दो हुक्म के पत्ते में निकालने हैं। तो 12 में से दो हुक्म के पत्ते निकालोगे तो 12 C2 हो जाएगा और टोटल 51 बचे हैं क्योंकि एक पत्ता खो गया है। तो टोटल जो सैंपल स्पेस होगा वो 51 C2 होगा। इसको सॉल्व करो तो इसको लिखोगे 12 फैक्टोरियल बटे 2 का फैक्टोरियल, 12 में से 2 गया 9 का फैक्टोरियल। यहाँ पे 51 C2 को लिखोगे 51 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल, 51 में से 2 गया तो 49 का फैक्टोरियल। ये आपका कैंसिल हो जाएगा। इसको अगर तुम कैंसिल करोगे तो 12 गुणा 11 होगा, इसको कैंसिल करोगे तो 51 गुणा 50 होगा। तो इसका हो जाएगा 12 गुणा 11 बटे 51 गुणा 50। ठीक है, ये इस बात की प्रायिकता है कि खोया हुआ पत्ता हुक्म का है, उसके बाद निकाले गए दोनों पत्ते भी हुक्म के हैं। ठीक है, दूसरा हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हो चुका है, E होना है। मतलब खोया हुआ पत्ता हुक्म नहीं है, फिर मैंने दो पत्ते निकाले बचे हुए पत्तों में, तो दोनों हुक्म के हैं। जब खोया हुआ पत्ता हुक्म का नहीं है तो इसका मतलब है बचे हुए 51 में पूरे के पूरे हुक्म अभी बचे हुए हैं। जब पूरे के पूरे हुक्म अगर यहाँ बचे हुए हैं
तो पूरे के पूरे 13 हुक्म से ही अब 2 पत्ते निकालेंगे जो हुक्म के हो। तो 13C2 अपॉन में 51C2। इसको सॉल्व करोगे, मैं डायरेक्ट लिखूंगा, समझना। 13 इंटू 12 अपॉन 51 इंटू 50। ये आपकी प्रोबेबिलिटी E/E2 आ गया। चारों प्रोबेबिलिटी आपकी आ चुकी है। अब हमें यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे करना है खोए गए पत्ते के हुक्म होने की प्रायिकता निकालनी है। तो खोए हुए पत्ते के हुक्म होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मतलब पीई निकालना है। तो ये तो समेशन थ्योरम का क्वेश्चन हो गया। कैसे? इसको लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना E/E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E2। ये चारों वैल्यू आपके पास है। उन चारों वैल्यू को यहाँ पुट करोगे, तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा। उन चारों वैल्यू को जब तुम पुट करोगे तो तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ये है पूरे क्वेश्चन में। तो ज्यादा कुछ खास है नहीं, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे, चीजों को समझोगे कैसे लिखना है, तो बेस थ्योरम का क्वेश्चन कर लोगे। वो मैंने बोला भी है कि पेज और समेशन में से एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट आता रहता है। थर्टीन देखो क्या है। 13 में उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है एक थैले में 5 सफेद 10 काली। एक थैला है जिसमें 5 सफेद और 10 काली गेंद है, ठीक है। दूसरा थैला उसमें 10 सफेद और 5 काली गेंद है, ठीक है। उन्होंने कहा एक थैला चुना जाता है, उससे गेंद निकाली जाती है। तो E1 हमने माना है पहला थैला, और E2 हमने माना है दूसरा थैला, ठीक है। तो उन्होंने, हमने अगर पहला थैला चुना उसको E1 माना, दूसरा थैला चुना उसको E2 माना, उसमें से गेंद निकाली जाती है। तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए वो गेंद सफेद रंग की है। तो हमने एक इवेंट और माना E, उसमें बोल दिया मैंने सफेद रंग की गेंद का आना, या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं निकाली गई गेंद का सफेद रंग का होना। अगर हम इन दोनों थैलों में से पहला थैला चुनते हैं तो थैला तो दो है, पहला चुना उसकी प्रायिकता 1/2, अगर मैंने दूसरा चुना उसकी प्रायिकता भी 1/2। फिर मैंने क्या किया, दोनों थैलों में से एक गेंद निकाली, वो सफेद रंग की है। तो मान लो कि थैला पहला है, वो गेंद सफेद रंग की आ जाती है। तो पहले थैले में सफेद रंग की गेंद आने की हमें प्रायिकता निकालनी है। गेंद तो हमें एक ही निकालनी है। तो पहले थैले में सफेद रंग की गेंद कितनी है, 5। इस बात की प्रोबेबिलिटी होगी 5/10। थैला दूसरा है और गेंद सफेद रंग की है, इस बात की अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो इसकी हो जाएगी 10 सॉरी टोटल तो 15 है, सॉरी टोटल 15 है, तो अपन में टोटल आता है, तो यहाँ पर 10/15। इतना सब मैंने कर दिया। ये थैले को चुनने की प्रायिकता है, ये चुने गए थैले में से सफेद गेंद के आने की प्रोबेबिलिटी है। अब यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जो गेंद हमने निकाली है वो अगर सफेद रंग की आती है तो इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो। तो इसमें भी बेस थ्योरम ही लग जाएगी, सॉरी समेशन, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन नहीं है। तो उन्होंने क्या बोला कि सफेद रंग की गेंद आने की प्रोबेबिलिटी हमें बताओ। तो पीई जब निकालेंगे तो यहाँ बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E2। ये हम लोग सॉल्व करेंगे, ये हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखो कुछ खास नहीं था, दो थैले थे, दोनों थैले में कुछ सफेद कुछ काली गेंद थी। दोनों थैलों में से एक थैला चुना, उस थैले में से एक गेंद निकाली, वो गेंद सफेद रंग की है, इसी बात की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी
थी। तो पहले तो मैं दोनों थैलों में से थैलों को चुनने की प्रायिकता निकाली। थैलों को चुनने के बाद उसमें से सफेद गेंद के आने की प्रोबेबिलिटी निकाली। फिर हमारा मतलब क्या था कि मेरी गेंद सफेद आए, इस बात की प्रायिकता बताओ कहाँ से आए, उससे मतलब नहीं है। तो सफेद गेंद आने की प्रोबेबिलिटी को लिखा पी ई वन इंटू पी ई ऑब्लिक ई वन प्लस पी ई टू इंटू पी ई ऑब्लिक ई टू। ये तुम्हारा फाइनल होगा। तो इसी के साथ बेस थ्योरम हो गया है, बर्नौली तुम्हारा रह गया है और रैंडम वेरिएबल वाले क्वेश्चन रह गए हैं। दो क्वेश्चन रह गए हैं, तो अभी हम दो तीन लेक्चर में ही उसको हम सब खत्म कर लेंगे।